हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो कल का जो हमारा न्यूज़पेपर का एनालिसिस था वो नहीं हो पाया कुछ काम की वजह से। तो कल का जो एनालिसिस है वो मैं आज कर रहा हूँ और आज का जो एनालिसिस रहेगा वो शाम तक आपको मिल जाएगा। कल एनालिसिस नहीं हुआ था, लेकिन एनालिसिस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा जो पीडीएफ है उसका फाइल। तो वो फाइल हमने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रोवाइड कर दिया था। तो आपको शायद मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा तो एक बार चेक कीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट रहेंगे। तो जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म के अंदर तीन कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं। एक आपका कॉम्बैटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ओके, और फेडरलिज्म में जब भी फेडरलिज्म का बात किया जाता है तो हमें इसका दो पहलू देखना होता है। एक तो सेंटर स्टेट के बीच जो रिलेशन है उसको, और स्टेट स्टेट के बीच जो रिलेशन है उसको। तो सेंटर स्टेट के बीच कैसा आपका रिलेशन है, कॉम्बैटिव है या कॉम्पिटिटिव है या कोऑपरेटिव है। ओके, या स्टेट स्टेट के बीच में आपका कॉम्बैटिव है या कॉम्पिटिटिव है या कोऑपरेटिव है। तो इस आर्टिकल में स्पेशली आपका कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो पास्ट में हमने जो भी आर्टिकल देखे थे, शायद कल कल नहीं परसों देखा था कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच जो टसल चल रहा है वो हो गया आपका कॉम्बैटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल। और इसी के साथ आप स्टेट के बीच में भी कभी कॉम्बैट देखते हैं। फॉर एग्जांपल दो स्टेट के बीच में बॉर्डर को लेके इशू चलते रहता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखें तो आसाम नागालैंड बॉर्डर इशू है, फिर आप आसाम मेघालय के साथ बॉर्डर का इशू है, स्टेट बॉर्डर का इशू है। तो उन चीज़ों को हमें कॉम्बैटिव फेडरलिज्म में देखना होता है। तो इसमें कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कहा गया है। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अभी स्टेट के बीच में देखा जा रहा है। ओके, तो कॉम्पिटिटिव जो फेडरलिज्म है वो सेंटर स्टेट के बीच में देखा नहीं जाता है, ये स्पेशली देखा जाता है स्टेट स्टेट के बीच में, दो स्टेट के बीच में, कि दो स्टेट कैसे कंपटीशन कर रही है अचीवमेंट पाने के लिए, आपका इन्वेस्टमेंट रिसीव करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो डिफरेंट सेगमेंट में कंपटीशन करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे हेल्थ के सेगमेंट में, फिर आपका एजुकेशन के सेगमेंट में भी हो सकता है। तो उसको कहा गया है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर क्या है, सेंटर और स्टेट कोऑपरेशन करते हैं ताकि हम लोग अपना जो देश का ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसको इंश्योर कर सके। ओके, और फिर स्टेट स्टेट के बीच में भी क्या है, कोऑपरेशन देखा जा सकता है और देखे भी गए हैं कि कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट को मदद कर रही है डिफरेंट समय पे। तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें समराइज कर दी गई है और वैल्यू एडिशन भी कर दिया गया है। तो इसका जो भी अभी जैसे ये जो न्यूज़ आर्टिकल है इसमें सभी चीज़ें नहीं दी गई है, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें, दो ही पहलू पे डिस्कशन हुआ है, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के को लेके। तो इसमें इसका हिस्ट्री मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हमने क्या किया है, इसका हिस्ट्री भी मेंशन कर दिया है, क्योंकि हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कैसे हमारा जो कॉलोनियल लेगेसी था, तो पास्ट में कॉलोनियल टाइम में आपका फेडरलिज्म कैसे डेवलप हुआ था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935। ओके, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसा स्ट्रक्चर था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सा स्ट्रक्चर दिया है, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर दिया है। क्वासी फेडरल मीन्स फेडरल लाइक स्ट्रक्चर, नॉट फुल्ली फेडरल स्ट्रक्चर। ओके, या फिर हाफ फेडरलिज्म भी कह सकते हैं, नॉट फुल्ली फेडरल लाइक यूएसए। तो इसमें हमारा जो क्वासी फेडरल है इसमें आपका देखा जा यूनिटरी टेंडेंसीज देखा जाता है, जैसे हमारा जो सेंटर है वो क्या है, स्ट्रांग है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें डिस्कस करनी ज़रूरी होती है। तो इसमें मैं सभी चीज़ें आपको खोल के नहीं बता रहा हूँ इसी कारण से, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स लिए गए हैं। ओके, तो ये सिंप्लीफाई कर दिया गया है, आप पढ़ते ही समझ पाएंगे। और कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम उसके रिगार्डिंग फिर से टॉपिक बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो सभी चीज़ें इसमें बहुत बारीकी से मेंशन की है। फेजेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, तो कौन कौन से फेजेस है, आप प्री इंडिपेंडेंस एरा से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का अब तक ये सभी डेवलपमेंट्स देख सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का
राइज कैसे हुआ, नीति आयोग का इसमें क्या रोल रहा है, तो ये सभी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका भी लिंकेजेस दिखाया गया है इसमें। तो देखिए, ये देख सकते हैं आप, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन बैलेंसिंग फिस्कल फेडरलिज्म। तो फाइनेंस कमीशन है जो क्या करता है, फिस्कल जो फेडरलिज्म है उसको बैलेंस करता है। तो अभी फाइनेंस कमीशन के बारे में जानना हो जाता है, फाइनेंस कमीशन का क्या काम रहता है, जो भी नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस है वो कैसे बांटे जाते हैं स्टेट्स के साथ। तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती है। और फिर नीति आयोग का क्या रोल है वो भी हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सभी चीज़ों को क्या है, हमें कनेक्ट करके पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो बाकी ये आपके इसमें कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बेनिफिट क्या है, नेगेटिविटीज़ क्या है, ये मेंशन की गई है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। और इसमें देखिए आप मॉक क्वेश्चन भी दिए गए हैं, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये सिर्फ यूपीएससी के लिए है ऐसा मत सोचिएगा, ये डिफरेंट स्टेट पीसीएस के लिए भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कम्पिटिटिव फेडरलिज्म इन इंडिया हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस, ओके, क्रिटिकली एनालाइज। तो ये आपका 10 to 15 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एफडीआई एंड एक्सपोर्ट्स नीड अ पॉलिसी बूस्ट। ओके, तो एफडीआई हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अभी के समय पे कम होता दिख रहा है, तो उसको कैसे बूस्ट करना है, प्लस हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। अब अभी हमारा जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है उसमें लगभग 40% आपका सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट है। बाकी हमारा जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी हम उसको बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको बूस्ट करना ज़रूरी होगा हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एज वेल एज हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। ओके, तो इसमें अभी क्या है, आपका हमने पूरा पास्ट का जो भी हिस्ट्री रहा है वो भी इसमें समेट के रखा है। तो देख सकते हैं कि आपके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ इंडियन एक्सटर्नल ट्रेड का। तो इसमें हम एंशियंट टाइम में या फिर मेडिवल टाइम में देखते हैं कि कैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते थे। फिर कॉलोनियल समय पे हम कैसे हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बहुत कम हो गया था और कैसे टैरिफ लगाए जा रहे थे, और प्लस हमारा जो प्राइमरी एक्सपोर्ट था वो बढ़ रहा था, प्राइमरी गुड्स का, जैसे कोई भी कच्चा सामान हो ताकि उसको आपके यूरोप के इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाए। तो वो हमारा क्या था, आपका एक्सपोर्ट का जो हमारा पहले पास्ट में पोटेंशियलिटीज़ था वो डाउनग्रेड हो रहा था। तो इन सभी चीज़ों को हमें समझना है। अभी एक्सपोर्ट के बारे में आया तो एक्सपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी के ही पूछे जाएंगे ज़रूरी नहीं है। हिस्ट्री में आपका पास्ट जो हमारा ट्रेड रिलेशन था विद डिफरेंट नेशन वो भी पूछा जा सकता है, कैसे डिफरेंट नेशंस इंडिया को एंटर किए मॉडर्न इंडिया में। ओके, कैसे यहाँ पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट किया, ये सभी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम क्या है आपका यूपीएससी एपीएससी बहुत टैक्टफुली क्वेश्चन बनाता है, ओके, डिफरेंट पेपर्स के लिए। तो उसीलिए क्या है, ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती है। तो अभी आपका जो भी पास्ट है सभी चीज़ें इसमें मेंशन की है, कॉलोनियल एरा से लेके फिर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसा था, फिर आपका 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद कैसे चेंजेस आए, लिबरलाइजेशन हुआ, ओके, ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो इन सभी चीज़ों ने हमारा एफडीआई को कैसे बूस्ट किया, एक्सपोर्ट को कैसे बूस्ट किया, एग्रीकल्चर में कैसे मदद मिला, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे मदद मिला, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हुए। सो सभी चीज़ों को कनेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो ये आर्टिकल भी बहुत ज़रूरी रहेगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर 2014 था, वहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया। ओके, उसके बाद 2016 में हमने जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हमारा था उसको हमने जो उसमें जो दिक्कतें थी उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो अभी रिसेंट बजट में उसका रिवैम्प के बारे में बात किया गया। तो अभी क्या है, जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है जिसको अभी रिसेंट बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया कि इसको रिफॉर्म किया जाएगा, तो ये क्या है आने वाले समय के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ अगर सही नहीं हुई, वो फेवरेबल कंडीशन अगर प्रोवाइड नहीं करेंगी तो हमारा जो एफडीआई है वो नहीं आएगा। तो जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसको लेके भी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, आप तो आने वाले एग्जाम में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको। तो ये सभी चीज़ें इसमें डेटा के साथ भी मेंशन की गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है बूस्ट टू ह्यूमन राइट्स। ओके, इसमें ये जो आर्टिकल है स्पेशली जो आर्बिट्रेरी अरेस्ट होता है
ओके, उसके रिगार्डिंग बात किया गया है। तो पुलिस का कितना रोल होना चाहिए अरेस्ट में, या फिर पुलिस कितना अकाउंटेबल होना चाहिए, पुलिस जो भी अरेस्ट करती है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, उसमें उनको अकाउंटेबिलिटी रखना चाहिए। उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। ओके, और कैसे जो आर्बिट्रेरी अरेस्ट है उसके वजह से लोगों का जो ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट हो रहा है, स्पेशली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल जो लिबर्टी है वो कैसे वायलेट हो रहा है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। इसी के उपरांत हमारा जो आर्टिकल 22 है, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट जजमेंट्स है वो कैसे हमें आर्बिट्रेरी अरेस्ट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अरेस्ट के बाद हमारा क्या राइट्स रहेगा, कि अरेस्ट होने के समय हमें क्यों अरेस्ट किया गया है, हमारे क्राइम के बारे में हमको इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, फिर सेकेंडली हमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट अगर परमिट नहीं करता है तो फिर हमें आपका अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, या फिर कन्फाइन करके नहीं रखा जा सकता है। फिर हमें लॉयर से मिलने दिया जाना होगा विद इन दिस 24 आवर्स। तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पास्ट में भी ये सब चीज़ें हमने डेवलपमेंट होते हुए देखी है। तो अभी जो ये आर्टिकल आया है ये पास्ट के सभी जो डेवलपमेंट्स है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स है इसको फिर से इसमें मेंशन कर रहा है। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं जो इसको सब्सटेंशिएट कर रही है इस आर्टिकल को, वो चीज़ें हमने अपनी ओर से ऐड ऑन कर दी है। ओके, तो ये भी ज़रूरी रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है एम्बिवैलेंस ऑन पीएसयू पॉलिसी। तो पीएसयू जो होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ओके, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी दो तरह के एंटरप्राइजेस होते हैं। एक होता है आपका सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो सेंटर कंट्रोल करती है, सेंटर इन्वेस्ट करती है और सेंटर उसका मुनाफा लेती है। और एक तरफ हो गया स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो स्टेट में रहती है, जो स्टेट गवर्नमेंट उनका परिचालना करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें बजटरी एलोकेशन देती है, फिर उसका प्रॉफिट लेती है। तो ये हो गए आपके पीएसयू के प्रकार। तो ये पीएसयू जो भी है ये 1947 के बाद इनका डेवलपमेंट हुआ ताकि हम क्या कर सके, आपके हैवी इंडस्ट्रीज डेवलप कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, और देश में जो भी आपकी स्टील का ज़रूरी है, आपका फिर आयरन का ज़रूरी है, या फिर डिफरेंट मेटल्स का ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरी है, रेलवे का ज़रूरी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। तो इन सभी चीज़ों में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अपने पीएसयूज खोली, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके, आफ्टर 1947 आज़ादी के बाद। और उसके बाद आपका 1991 के बाद आपका एलपीजी आया। एलपीजी आने के बाद क्या हुआ, आपका फ्री इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लिया गया। और उसके बाद 2014 के बाद स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट देखा गया कि जो भी आपके नॉन स्ट्रैटेजिक पीएसयू है, ओके, उनको क्या किया जाएगा, या फिर जो भी लॉस मेकिंग पीएसयू है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, और गवर्नमेंट जो है वो अपना शेयर 49% तक कर लेगी, कम कर लेगी। तो गवर्नमेंट का ओनरशिप नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट का ओनरशिप नहीं रहने से क्या है, जो लॉस मेकिंग पीएसयूज है वो प्राइवेट के हाथ में चली जाएगी। तो उनमें इफ़िशियंसी बढ़ेगा, प्रॉफिट मेकिंग बढ़ेगा। ओके, गवर्नमेंट को अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा प्लस टैक्स भी मिलेगा। ओके, तो अभी क्या है 2021 से देखा 1 के बाद देखा जा रहा है कि जो आपका स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट था नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में वो कम होते हुए दिख रहा है, और बजटरी एलोकेशन इन पीएसयूज में बढ़ता दिख रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि जो पीएसयू है उसका जो भी आपका इफ़िशियंसी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर आप क्या है पीएसयू के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, और जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर कटिंग में नहीं है, जो है उसको तो मेंशन किया ही है, और इसका जो भी अदर लिंकेजेस है उसको भी इसमें मेंशन कर दिया गया है, एकदम हॉलिस्टिक है। ओके, आज तक हमने जनवरी आपका 1 से स्टार्ट किया था, तो जनवरी 1 से लेके आज जनवरी 13 तक जितने भी पीडीएफ दिए हैं सभी में ये लिंकेजेस प्रोवाइड है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड अपकमिंग जो भी एग्जाम है उसके लिए जो भी मॉक क्वेश्चंस रहेंगी, ओके, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो भी हमने मेंशन किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक जो बात करता है ये स्पेशली एआई के बारे में बात करता है, और एआई को कैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो भी हमारे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, ताकि हमारा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसको और बूस्ट किया जा सके, और इन्वेस्टमेंट पाया जा सके, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। ओके, और विकसित भारत का जो गोल है वो हम अचीव कर सके। तो हमारा क्या होगा, जो भी बिजनेसेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए,
हमें आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाना होगा। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के लिए हम कैसे ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है उसको कम करके उसके जगह पे रेगुलेशन के लिए कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ताकि जो भी रोड ब्लॉक्स है, जो भी हिंड्रेंसेस है, उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो सभी जो भी इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं वो मेंशन की गई है एकदम कॉलोनियल एरा से लेके। ओके, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई भी एक आपका कॉन्सेप्ट है उसको सिर्फ प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव से समझने से नहीं होगा, उसका पास्ट भी हमें देखना होगा। तो उसका पास्ट भी मेंशन किया गया है ताकि आपको एक 360 डिग्री अप्रोच दिया जा सके, मतलब हॉलिस्टिकली आपको चीज़ें समझाई जा सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो एआई का क्या बेनिफिट होगा, इसको एआई को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फिर इसमें वे फॉरवर्ड सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो बात करता है वो है रिगार्डिंग रोल फॉर इंडिया। तो इंडिया का रोल के बारे में बात किया गया है, स्पेशली कौन से सेगमेंट में, साउथ साउथ क्लाइमेट कोऑपरेशन। तो साउथ साउथ क्लाइमेट कोऑपरेशन, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ में जो भी मोस्ट ऑफ द डेवलप नेशंस जो है वो नॉर्थ में है, और जो भी आपके अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग नेशंस है वो हमारे साउथ में है। तो ये जो साउथ है, तो साउथ में क्या है, साउथ नेशंस को कोऑपरेशन करना है, और साउथ में जो भी नेशन आपके डेवलपमेंट के ट्रेजेक्टरी में आगे बढ़ चुकी है या फिर आगे बढ़ रही है और डेवलप नेशन होने वाली है, फॉर एग्जांपल इंडिया है, फिर आपका चाइना है, ओके, फिर आपका साउथ अफ्रीका आ जाता है, फिर ब्राज़ील आ जाता है। ये सभी देश मिलके क्या है, जो भी क्लाइमेट जो भी क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस है उसको कैसे टेकल कर सकते हैं। ओके, और एक जो हमारा ग्लोबल कोऑपरेशन होता है, जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसमें कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं और कैसे अपना राइट्स इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके लिए डेवलप नेशंस ज़्यादा जिम्मेदार है, तो उनका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनका कैसे ज़्यादा इंश्योर कर सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और सभी चीज़ें इसमें ये आर्टिकल शुरू होता है बाकू अज़रबैजान, जो रिसेंट COP29 था उससे लेके आपका जो भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, इसके पहले 1992 में जो अर्थ समिट था उसमें जो UNFCCC का डेवलपमेंट हुआ, फिर 1997 में आपका कियोटो प्रोटोकॉल था, 1972 में आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था। तो ये सभी चीज़ों को क्या किया गया है, इसमें इसका निचोड़ दे दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ज़रूरी रहेंगी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना हॉलिस्टिक है ये चीज़ें। ओके, तो समझाने में क्या है, थोड़ी सी दिक्कत ये आ जाती है कि इसमें बहुत समय लग जाएगा। ओके, और हमारे क्या है, इंस्टीट्यूशन में हमें ऑफलाइन और अदर फाउंडेशनल क्लासेस जो है ऑनलाइन में लेने होते हैं। तो इसमें बस हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो बात करता है अ लीगल रिमेडी दैट परपिचुएट्स सर्वाइवर्स ट्रूमा। तो ये स्पेशली जो आपका रेप एक्यूजेशन है, ओके, तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज करने के बाद आपका रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर आपका शादी नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, रेप हो जाता है। तो जो लोग एक्यूज्ड है, ओके, अभी कोर्ट क्या कर रही है, जैसे आपके इलाहाबाद कोर्ट का इसमें केस मेंशन किया गया है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके आपका रिलेशनशिप बनाना एक तरह का रेप माना जाता है। ओके, ये रेप कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें अभी आपका जो एक्यूज्ड है, तो कोर्ट ये कर रही है कि एक्यूज्ड को अगर छूटना है, बेल मिलना है, तो उनको क्या करना होगा, जो सर्वाइवर है, ओके, तो उनके साथ क्या करना होगा, शादी कर लेना होगा, तब उनको बेल मिल जाएगा या फिर छूट मिल जाएगी। तो ये चीज़ क्या करता है, जो सर्वाइवर है, ओके, जो सर्वाइवर है उसका जो एक आपका मेंटल ट्रूमा है उसको और बढ़ा देता है, और ये रिमेडी की जगह क्या है, उसका ट्रूमा और परपिचुएट फर्दर और इन्हांस कर देता है। तो उसी चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। स्पेशली ये जो सर्वाइवर है उसके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और जो एक्यूज्ड है उसको कैसे आपका पनिश किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और इसमें जो जुडिशरी का रोल है, ओके, उसको उसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा करता है कि जुडिशरी को जो भी आपका जजमेंट देना है उसको ऑब्जेक्टिवली देना है, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं रखना है। ओके, अपना पर्सनल जो उनका मॉरल है उसको नहीं लगाना है। तो ये
पहले भी हमने देखा था कि एक आर्टिकल आया था पर्सनल मोरालिटी ऑफ जुडिशरी को लेके और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेके, तो उसके साथ ये थोड़ा बहुत मिला जुला आर्टिकल है और इन फ्यूचर ऐसे जो सवाल है वो बन सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो यूसीसी रिलेटेड सवाल, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रिलेटेड सवाल। ओके, तो ये सभी चीज़ें, फिर बीएनएस रिलेटेड सवाल, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो सभी चीज़ों को इसमें बारीकी से मेंशन किया गया है, क्या पास्ट जजमेंट है और क्या फ्यूचर अहेड होगा, कैसे सर्वाइवर का राइट्स प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है एड्रेसिंग द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। तो ये फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग बात कर रहा है। स्पेशली आप देख सकते हैं जो फॉरेस्ट फायर के केसेस है, जैसे रिसेंटली लॉस एंजलिस में देखा गया, कैलिफोर्निया में पास्ट में देखा गया, फिर आपके ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। तो और इंडिया में भी क्या है, लगभग हमारा जो फॉरेस्ट है उसमें 40% जो फॉरेस्ट है वो वल्नरेबल है फॉरेस्ट फायर को लेके। तो उसके लिए अभी हम कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं। ओके, इंडिजीनियस कम्युनिटी का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्युनिटी को कैसे एंगेज कर सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें पहला तो फॉरेस्ट फायर के क्या क्या कॉजेस है, ओके, ग्लोबल लेवल में कौन से एग्जाम्पल्स देखे गए हैं, फिर कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस देखे गए हैं डिफरेंट नेशंस में, वो मेंशन किया गया है। फिर हम कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, इसके बाद आपका वे फॉरवर्ड अच्छी तरह से मेंशन कर दिया गया है और डिफरेंट जो लॉ है उनके बारे में भी मेंशन किया गया है। ओके, जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फिर आपका एक एक्शन प्लान लिया गया था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो था, ये शायद कहीं होगा। ओके, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें 8 मिशंस रखा गया था, तो उसमें फॉरेस्ट भी आ जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, प्री प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हो जाती है, ये वाला पॉइंट। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी हो जाती है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का क्या रोल रहेगा, स्टेट का क्या रोल रहेगा, फिर आपका इसरो का क्या रोल रहेगा, ये सभी चीज़ें इसमें बारीकी से मेंशन की गई है। ओके, तो ये आज के डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल था। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको इसका जो समरी है वो बता दिया है और फर्दर ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल में, और जो भी डाउट रहेंगी उसके रिगार्डिंग आप हमारे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ओके, हम कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और मैं शाम तक जो आज का 13 फ़ेब का जो एनालिसिस है वो शाम तक कर दूंगा। ओके, और जो पीडीएफ है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जुड़े रहिएगा हमसे नई चीज़ें सीखने के लिए, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी रहेंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, शाम को फिर मिलते हैं।